हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग का एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है लेबर कॉस्टिंग। तो लेबर कॉस्टिंग के साथ ही आज का लेक्चर शुरू करते हैं। ठीक है, तो लेबर कॉस्टिंग या एम्प्लॉय कॉस्टिंग दोनों एक ही बात होती हैं। लेबर या एम्प्लॉय कॉस्ट होती क्या है? इट इज़ बेनिफिट पेड और पेबल टू द एम्प्लॉयज़ ऑफ एन एंटिटी वेदर परमानेंट और टेम्परेरी फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड बाई देम। उन्होंने हमको सर्विसेज रेंडर करी हैं, उन्होंने हमको सर्विसेज दी हैं, उसके बदले हम उनको पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, एम्प्लॉय कॉस्ट इंक्लूड पेमेंट मेड इन कैश और इन काइंड। कैश और काइंड दोनों ही केस में अगर पेमेंट करी जा रही है, चाहे वो कैश हो चाहे वो काइंड हो, दोनों की पेमेंट हम लेबर कॉस्ट का पार्ट मानते हैं। ठीक है, एम्प्लॉय कॉस्ट इंक्लूड द फॉलोइंग 5 पॉइंट्स हैं: वेजेस एंड सैलरीज, अलाउंसेज एंड इंसेंटिव्स, पेमेंट फॉर ओवर टाइम, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड एंड अदर वेलफेयर फंड्स। ठीक है, अदर बेनिफिट्स जैसे कि लीव पे, फ्री और सब्सिडाइज फूड, लीव, ट्रेवल कंसेशन एक्सेट्रा। तो ये सारा पार्ट बनता है एम्प्लॉय कॉस्ट का। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ लेबर कॉस्ट। अगेन लेबर कॉस्ट दो टाइप की होती है। जैसे कि हम सारी कॉस्ट के बारे में बात करते हैं कि 3 टाइप की कॉस्ट होती हैं जो बेसिक कॉस्ट होती हैं। फर्स्ट इज मटेरियल, देन लेबर एंड देन एक्सपेंसेस। और इन तीनों में भी अगेन 2 टाइप होते हैं, जैसे कि मटेरियल में डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल। सेम एज लेबर में भी 2 होंगे, डायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट लेबर। तो लेबर कॉस्टिंग के 2 पार्ट होंगे, फर्स्ट इज डायरेक्ट लेबर एंड सेकंड इज इनडायरेक्ट लेबर। ठीक है, अगेन दोनों में डिफरेंस क्या है? डायरेक्ट लेबर वो लेबर होती है जो कि डायरेक्टली प्रोडक्शन से एसोसिएट होती है, और इनडायरेक्ट लेबर वो लेबर होगी जो डायरेक्टली एसोसिएट नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट इज लेबर कॉस्ट कंट्रोल। अब देखो बिजनेस का, हम जब कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं बिजनेस के लिए एक, तो हमारा मेन मोटिव क्या है कि हमारा कॉस्ट हो मिनिमम से मिनिमम। कॉस्ट कम होगी और प्रॉफिट मार्जिन हमारा अच्छा होगा तो हमारा सेल प्राइस काफ़ी अट्रैक्टिव होगा और कस्टमर्स अट्रैक्ट होंगे उसको देख के। ठीक है, तो हमारा बेसिक वो ऑब्जेक्टिव क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग का? कॉस्ट कंट्रोल। 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं, फर्स्ट इज, उसमें से सेकंड जो हमारा है वो है कॉस्ट कंट्रोल का। तो हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है कि लेबर कॉस्ट को कंट्रोल करना। अब कंट्रोल करने का मतलब ये तो नहीं है कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को या अपने लेबर को पैसे कम देना शुरू कर दें। नहीं, पैसे उतने ही देने हैं जितने उनको उनका हक बनता है, लेकिन उनसे फिर काम भी उस इफेक्टिव मैनर में लेना है कि हमारा जो जितना हम उनको पे कर रहे हैं उतना हमको वापस मिल रहा है एग्जैक्टली। ठीक है, द एम शुड बी टू कीप द वेजेस पर यूनिट ऑफ आउटपुट एज लो एज पॉसिबल। ठीक है, तो हमारे पास हमारा ऑब्जेक्टिव है कि वेजेस पर यूनिट, एक यूनिट बनाने में जो हमको वेजेस पे करनी पड़ रही हैं वो वेजेस हमारे लिए कम से कम होनी चाहिए। ठीक है, दिस कैन ओनली बी अचीव्ड बाई गिविंग एम्प्लॉयज़ अप्रोप्रिएट कंपनसेशन। ठीक है, पहला ही पॉइंट ये है कि हमको अपने एम्प्लॉयज़ को अप्रोप्रिएट कंपनसेशन पे करना है टू एनकरेज एफिशिएंसी, ताकि अगर वो पैसे, अगर हम उनको सैलरी ज़्यादा दे रहे हैं, ज़्यादा नहीं जितना उनका बनता है उतना दे रहे हैं, और उससे अगर वो मोटिवेट होकर अपनी एफिशिएंसी बढ़ा रहा है तो उससे बेसिकली आउटपुट इंक्रीज़ करेगा। आउटपुट अगर इंक्रीज़ करेगा तो लेबर वेजेस पर यूनिट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? लेबर कॉस्ट को कंट्रोल करना। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर द कंट्रोल ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट। तो एम्प्लॉय कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए जो मेजर फैक्टर्स हम यूज़ करते हैं, to exercise an effective control over the employee cost, the essential requisite is efficient utilization of employee and allied factors. The main points which need consideration for controlling एम्प्लॉय कॉस्ट आर एज फॉलोज। तो ये 8 पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान रखना जरूरी है। फर्स्ट इज असर्टेनमेंट फर्स्ट इज असर्टेनमेंट ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट। हमको जहाँ पे जितनी मैन पावर रिक्वायर्ड है हम वहाँ पे उतनी ही भेजें, कहीं पे भी ना ज़्यादा भेजें ना कम भेजें। अगर एक जॉब को करने के लिए 10 लोग चाहिए और हमने 15 लोग भेज दिए तो जो 5 लोग एक्स्ट्रा गए हैं वो मोस्टली या तो आइडल बैठेंगे या फिर वो शिफ्ट चेंज करके अपना काम ईजी कर लेंगे। ठीक है, और अगर वहीं 10 लोगों की जगह हमने 8 लोग भेज दिए, 10 लोग की रिक्वायरमेंट है, हमने 8 लोग भेज दिए, तो 8 लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाएगा। ठीक है, तो हमें अपनी मैन पावर एग्जैक्ट रखनी जितनी एक पर्टिकुलर जॉब के लिए रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट इज कंट्रोल ओवर टाइम कीपिंग एंड बुक कीपिंग। टाइम कीपिंग और बुक कीपिंग अभी हम यहाँ पे थोड़ा डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, टाइम एंड मोशन स्टडी, कंट्रोल ओवर आइडल टाइम एंड ओवर टाइम। आइडल टाइम इज बेसिकली कि जब कोई वर्कर जो है या कोई एम्प्लॉय है खाली बैठा होता है, एंड ओवर टाइम इज कि जब कोई एम्प्लॉय ओवर टाइम करता है। अब ओवर टाइम कर रहा है एम्प्लॉय, अच्छी बात है, लेकिन ऐसा ना हो कि वो ओवर टाइम इसलिए कर रहा है ताकि उसको पैसा ज़्यादा मिले और वो सिर्फ टाइम हमारा वेस्ट कर रहा है। कंट्रोल ओवर एम्प्लॉय टर्नओवर पर कंट्रोल होना चाहिए। वेजेस एंड इंसेंटिव सिस्टम, हमारे पास एक पुख्ता सिस्टम होना चाहिए वेजेस और इंसेंटिव्स पे करने का। जॉब इवेल्यूशन एंड मेरिट रेटिंग, एंड लास्ट इज एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी।
तो ये 8 फैक्टर्स हैं जो हमको ध्यान में रखने हैं जब भी हम अपने लेबर की या वेजेस पर यूनिट कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट इज अटेंडेंस एंड पेरोल। अटेंडेंस एंड पेरोल में 3 पॉइंट्स आते हैं। फर्स्ट इज टाइम कीपिंग, सेकंड इज टाइम बुकिंग एंड थर्ड इज पेरोल प्रोसीजर। टाइम कीपिंग और टाइम बुकिंग में डिफरेंस क्या होता है वो पहले वो समझते हैं। ठीक है, ये हमारा बिजनेस का प्रेमाइसिस है। ठीक है, हमारे बिजनेस में 3 फैक्ट्रीज है। मान लो ये फैक्ट्री 1 है, ये फैक्ट्री 2 है, ये F1 फैक्ट्री 1 फैक्ट्री 2 और ये हमारी फैक्ट्री 3। ठीक है, यहाँ पे हमारी 3 ऑफिस बिल्डिंग्स हैं। फर्स्ट रैदर 2 ऑफिस बिल्डिंग है, फर्स्ट एंड सेकंड, ऑफिस 1 ऑफिस 2 और ये हमारी बिजनेस प्रीमाइसेस का मेन गेट है। ठीक है, अब कोई एम्प्लॉय या कोई वर्कर जैसे ही उस गेट से एंटर करता है, जिस टाइम पे एंटर करता है और जिस टाइम पे वो शाम को हमारे प्रेमाइस छोड़ के जाता है, वो टाइम रिकॉर्ड होता है। ठीक है, यूजुअली जो आवर्स होते हैं वो 9 to 5 होते हैं या 9 to 6 मान लो, चलो। ठीक है, तो 9 to 5 9 to 6 ये रिकॉर्ड कि कौन सा एम्प्लॉय कितने बजे आया और कितने बजे गया, वो होता है रिकॉर्ड टाइम कीपिंग में। ठीक है, कि एक एम्प्लॉय ने पूरे दिन में कितने आवर्स दिए बिजनेस के अंदर या फैक्ट्री के अंदर या हमारे बिजनेस के अंदर बेसिकली, तो वो रिकॉर्ड होता है टाइम कीपिंग में कि एक एम्प्लॉय ने एक दिन में कितने घंटे काम किया। ठीक है, अब मान लो हमारा एक एम्प्लॉय है जो कि हमारा मल्टीटास्किंग करता है। ठीक है, तो उसने फैक्ट्री, अब वो जैसे ही बिजनेस के अंदर आया, उसने फैक्ट्री 1 में थोड़ा काम किया, थोड़ी देर बाद उसने फैक्ट्री 2 में काम किया, फिर शायद वो ऑफिस में चला गया। ठीक है, एक मैनेजर है, वो उसने पहले फैक्ट्री 1 में जाके काम देखा, फिर फैक्ट्री 2 में जाके काम देखा, फिर ऑफिस में जाके उसने अपना क्लर्कियल काम किया। अब उसने हर एक स्पेसिफिक जॉब पे फैक्ट्री 1 में कितना टाइम स्पेंड किया, फैक्ट्री 2 पे कितना टाइम स्पेंड किया और ऑफिस में कितना टाइम स्पेंड किया, वो हम रिकॉर्ड करते हैं टाइम बुकिंग में। ठीक है, टाइम कीपिंग इज़ कि एक एम्प्लॉय ने कितने देर काम किया सुबह से शाम तक, एंड टाइम बुकिंग इज़ कि उस एम्प्लॉय ने स्पेसिफिक जॉब पे कितना टाइम स्पेंड किया। इससे फ़ायदा क्या होता है, टाइम कीपिंग से तो रिकॉर्ड रखते हैं कि हाँ भाई एम्प्लॉय एक दिन में कितने आवर्स बिजनेस के अंदर स्पेंड कर रहा है, बिजनेस प्रीमाइसेस के अंदर स्पेंड कर रहा है, उससे बेसिकली उसका पेरोल बनता है। ठीक है, टाइम बुकिंग, अगर मान लो कोई एक मैनेजर है या कोई एम्प्लॉय है जो कि मोर देन 1 जॉब्स एक बार में देखता है, उस केस में हम ये इवेल्युएट कर सकते हैं कि उसने किस जॉब पे कितना टाइम स्पेंड किया और वो कितना इफेक्टिव है एक पर्टिकुलर जॉब को लेकर। मान लो कि जो मैनेजर था उसने F1 में उसने काम देखा, F2 में काम देखा, और हमारे हिसाब से हमने जो देखा, उसने जब F1 के अंदर काम देखा तो उसने बड़ा अच्छा काम किया। ठीक है, कंपेरेटिवली एज कम्पेयर टू F2 एंड ऑफिस। ठीक है, तो अगर हमको लग रहा है कि एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय जो कि 3-4 जॉब्स करता है वो स्पेसिफिकली एक जॉब में ज़्यादा इफेक्टिव है, तो उस केस में हम उस पर्टिकुलर जॉब में उसको ज़्यादा टाइम स्पेंड करने का मौका देंगे, ताकि वो खुद की स्किल्स भी डेवलप करे और बिजनेस का भी फ़ायदा हो। ठीक है, तो ये होता है टाइम कीपिंग एंड टाइम बुकिंग। टाइम कीपिंग इज़ बेसिकली कि एक एम्प्लॉय या एक वर्कर बिजनेस प्रीमाइसेस के अंदर कितना टाइम स्पेंड कर रहा है, कितने आवर्स स्पेंड कर रहा है, एंड टाइम बुकिंग इसकी कि वो एक पर्टिकुलर जॉब पे कितना टाइम स्पेंड कर रहा है। ठीक है, तो ये होता है टाइम कीपिंग एंड टाइम बुकिंग। ग्रेजुएशन पॉइंट ऑफ व्यू से टाइम कीपिंग एंड टाइम बुकिंग इंपॉर्टेंट है, इसका डिफरेंस बिटवीन आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इज पेरोल प्रोसीजर। तो इसका एक बार पूरा प्रोसीजर हम देखते हैं कि पेरोल का प्रोसीजर क्या होता है। तो एक होता है टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, और एक होता है HR डिपार्टमेंट। ठीक है, टाइम कीपिंग अभी हमने देखा कि टाइम कीपिंग क्या होता है कि वो बेसिकली एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड रखते हैं कि कौन कितने बजे आया कितने बजे गया। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं किसको, पेरोल डिपार्टमेंट को। क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, जो टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट है वो इन्फॉर्मेशन सेंड करता है टाइम एंड अटेंडेंस की, कि कौन सा एम्प्लॉय कितने बजे आया और वो कौन कौन से दिन वो नहीं आया या कौन कौन से दिन उसने छुट्टी ली है, टाइम एंड अटेंडेंस। एच आर डिपार्टमेंट का काम क्या होता है, रिक्रूटमेंट करना। तो HR डिपार्टमेंट के पास क्या होगी, एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स होगी, तो HR डिपार्टमेंट सेंड करेगा एम्प्लॉय की डिटेल्स। ठीक है, अब पेरोल डिपार्टमेंट क्रॉस वेरीफाई करेगा दोनों की इन्फॉर्मेशन, टाइम कीपिंग इन्फॉर्मेशन और HR डिपार्टमेंट की इन्फॉर्मेशन, और उसके बेस पे बनाएगा वेजेस एंड सैलरी शीट। और वेजेस एंड सैलरी शीट बना के वो किसको देगा, अकाउंट्स डिपार्टमेंट को।
ठीक है। अब अकाउंट्स डिपार्टमेंट का काम है कि अपने एम्प्लॉयज़ को या अपने वर्कर्स को सैलरी या वेजेस पे करे, लेकिन वो करने से पहले बेसिकली उसका काम क्या होता है कि जितनी भी स्टैट्यूटरी बॉडीज़ की पेमेंट्स हैं, चाहे वो इनकम टैक्स डिडक्ट करना हो या टीडीएस पे करना हो, कोई भी हो, पहले वो उन एम्प्लॉयज़ की सैलरी से काटे और उसके बाद उनको पेमेंट करें। तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट बेसिकली क्या करेगा, सबसे पहले कि जो स्ट्रेटेजरी बॉडीज़ होती हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया या कोई भी डिपार्टमेंट हो गया, तो वो बेसिकली क्या करता है, डिडक्ट करता है एंड डिपॉजिट करता है। ठीक है, उनकी सैलरी से काट लिया उतना अमाउंट और स्ट्रेटेजरी बॉडीज़ को जमा करा दिया, और उसके बाद स्ट्रेटेजरी बॉडीज़, और उसके बाद वो अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे कर देगा। ठीक है, पेमेंट टू एम्प्लॉयज़। तो ये पूरा का पूरा प्रोसीजर चलता है पेरोल का। ठीक है, सबसे पहले कौन सा डिपार्टमेंट है, टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट। टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट क्या इन्फॉर्मेशन देता है, टाइम एंड अटेंडेंस की, कौन सा एम्प्लॉय कितने बजे आया, कितने बजे गया, और कौन कौन से दिन वो एबसेंट था। एचआर डिपार्टमेंट क्या इन्फॉर्मेशन देता है, एम्प्लॉय की डिटेल्स की, कौन कौन से एम्प्लॉयज़ उन लोगों ने हायर किए थे। पेरोल डिपार्टमेंट क्रॉस वेरीफाई करता है, उसके बेस पर बनाते हैं वेजेस एंड सैलरी शीट कि कितनी कौन कौन से एम्प्लॉयज़ की कितनी सैलरी बन रही है। वो इन्फॉर्मेशन मिला के बोल देगा अकाउंट्स डिपार्टमेंट को। अकाउंट्स डिपार्टमेंट सारा कैश वगैरह हैंडल करता है, तो उसका काम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बेसिकली पेमेंट करना। तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट को उसने इन्फॉर्मेशन दी। अकाउंट्स डिपार्टमेंट अब जो भी डिडक्शन करनी होगी, बेसिकली कोई भी बिजनेस होता है उसमें एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो टैक्स पे नहीं करते, बिजनेस उनका टैक्स काट के उनको सैलरी पे करता है। ठीक है, तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट ने डिपॉजिट कर दिया डिडक्ट करके उनकी सैलरी में से, और जो सैलरी उनकी बच गई वो उन्होंने उसको पेमेंट कर दी। तो ये पूरा का पूरा पेरोल का प्रोसीजर चलता है। ठीक है, तो आज के लिए तो इतना ही रखते हैं पेरोल प्रोसीजर तक। हमने बेसिकली मोटे मोटा लेबर कॉस्टिंग का ही देखा है कि एम्प्लॉई या लेबर कॉस्ट होती क्या है, क्लासिफिकेशन कौन कौन से हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। लेबर कॉस्ट कंट्रोल हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, वेजेस पर यूनिट को कम से कम रखना। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने एम्प्लॉयज़ की या अपने वर्कर्स की सैलरी या वेजेस काटना शुरू करते हैं। ठीक है, हमको इफेक्टिव चाहिए। नेक्स्ट इज कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे, 8 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे, और हमने अटेंडेंस एंड पेरोल में 3 चीज़ें देखी। टाइम कीपिंग, कौन सा एम्प्लॉय कितने बजे आया, कितने बजे गया, उसने कितने आवर स्पेंड किए। टाइम बुकिंग कि एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय ने एक पर्टिकुलर जॉब पे कितना टाइम स्पेंड किया। और थर्ड इज़ पेरोल प्रोसीजर, जो कि हमने यहाँ पे पूरा अभी देखा। ठीक है, तो बाकी का जो है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।